इंडिया और चाइना के दरमियान हालिया स्टैंड ऑफ के बाद जहां दोनों ममालिक के दरमियान तनाव की सूरत हाल रही, वहीं जनरल पब्लिक में ये डिस्कशन चल रही है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का बायकॉट किया जाए। अगरचे माजी में भी इस बायकॉट की बातें की जाती रही हैं, मगर इस बार इसको लीड किया है सोनम वांगचुक ने, जो एक इनोवेटिव इंडियन इंजीनियर हैं और जिनके काम से मुतासिर होकर इंडियन मूवी 3 इडियट्स बनाई गई थी। सोनम वांगचुक का कहना है कि चाइना अपने पड़ोस के मुल्कों से छेड़छाड़ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो कोविड-19 के बाद से चाइनीज़ अवाम के लिए बड़े पैमाने पर होने वाली अनएम्प्लॉयमेंट जो 20% से भी बढ़ चुकी है, इससे तवज्जो हटाना चाहता है। सोनम का मानना है कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी रजीम अपनी जीडीपी के बलबूते पर जिंदा है और जिस दिन ये जीडीपी गिरी, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी भी गिर जाएगी और रजीम का खात्मा हो जाएगा। इस तनाजुर में सोनम का मानना है कि इंडिया की 130 करोड़ आवाम अपने तौर पर एक स्टार्ट लेकर अपने वॉलेट पावर को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करके इसकी जीडीपी को बहुत बड़ा धचका दे सकती है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में मजीद बहुत से मुल्क इस मुहिम में इंडिया के साथ शामिल हो जाएं। उन्होंने अपनी आवाम से अपील की है कि वो एक हफ्ते में चाइनीज़ सॉफ्टवेयर जबकि एक साल के अरसे में चाइनीज़ हार्डवेयर का बायकॉट करें। इसके बाद से इंडियंस ने अपने स्मार्टफोन से धड़ाधड़ चाइनीज़ ऐप्स अनइंस्टॉल करना शुरू कर दी और ट्विटर समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बायकॉट चाइना और मेक इन इंडिया एक टॉप ट्रेंड बन गया है। चाइना के प्रो गवर्नमेंट न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स ने इसे कौम परस्त इंडियंस की इंडिया चाइना ताल्लुकात को ख़राब करने की नाकाम कोशिश करार दिया और लिखा कि दोनों मुल्कों की हुकूमतें एक मुनासिब और मुख्तात अंदाज में बॉर्डर टेंशन्स को डिफ्यूज़ करने की जानिब बढ़ रही हैं। अखबार ने मज़ीद लिखा कि इंडियन अवाम के लिए अच्छी क्वालिटी और कम कीमत में मैसर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का मुकम्मल बायकॉट एक नामुमकिन सी बात है। ताहम इस सारे मंजरनामे में कुछ सवालों का जवाब हासिल करना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्या चाइनीज़ इकोनॉमी का मुकम्मल बायकॉट इतना ही आसान है, या क्या ये बायकॉट वाकई मुमकिन भी है? क्या इस मुमकिना बायकॉट से चाइना की इकोनॉमी को वाकई कोई बड़ा धचका पहुंच सकता है? क्या ये बायकॉट इंडिया की इकोनॉमी को रिवाइज कर सकता है? क्या ये लोकल ब्रांड्स को संभाला दे सकता है? इंडिया और चाइना के दरमियान ट्रेड वॉल्यूम क्या है और इंडियन इकोनॉमी में चाइना का कितना शेयर है और इस शेयर के इम्पैक्ट्स क्या हैं? क्या मेक इन इंडिया हकीकत बन रहा है या महज एक नारा है? इंडिया मुआशी खुद मुख्तारी या सेल्फ रिलायंस की जानिब कैसे बढ़ सकता है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाब आपके सामने पेश करेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क से बगैर किसी वैलिड रीजन के ट्रेड नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि जंग के दिनों में भी ट्रेड रोकी नहीं जा सकती। और यहाँ वैलिड रीजन का मतलब है कि वो वजह जिस पर सारी दुनिया का कंसेंसस हो, जैसा कि वो मुल्क जिस पर अक़वाम आलम की जानिब से सैंक्शंस लगाई गई हों, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, ईरान वगैरह। लेकिन चाइना के केस में ऐसा नहीं, लिहाजा इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन करना पॉसिबल नहीं। ताहम किसी मुल्क की आवाम को प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खरीदने के लिए चूंकि मजबूर नहीं किया जा सकता, लिहाजा इंडियन आवाम अपने तौर पर चाइनीज़ प्रोडक्ट का बायकॉट करने में मुकम्मल आज़ाद है। मगर क्या ये बायकॉट अपने मतलूबा मकसद यानी चाइनीज़ जीडीपी को कोई बड़ा धचका दे सकता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए इंडिया और चाइना की बायलैटरल ट्रेड पर एक नज़र डालते हैं। 2018 के दरमियान चाइना और इंडिया की बायलैटरल ट्रेड $87 बिलियन थी और 2019 में $90 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। इंडिया ने चाइना से $70 बिलियन का सामान खरीदा, जबकि $16 बिलियन का सामान चाइना को बेचा। इस तरह ट्रेड में इंडिया को $50 बिलियन का नुकसान, जबकि चाइना को $50 बिलियन का फायदा हुआ। इंडिया की जानिब से खरीदी जाने वाली चीजें इसकी टोटल इंपोर्ट्स का 14% है, जबकि चाइना के लिए ये इसकी टोटल एक्सपोर्ट्स का सिर्फ 3% है। यानी अगर इंडिया मुकम्मल तौर पर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर भी दे, जो कि बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं आता, मगर इसके बावजूद चाइना को महज 3% ही नुकसान होगा। दूसरी तरफ इंडिया चूंकि चाइना को चीज़ें एक्सपोर्ट भी करता है, तो ये भी एक अहम फैक्टर है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक्सपोर्ट्स इंडिया की टोटल एक्सपोर्ट्स का 5 से 6% है। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि अगर 130 करोड़ की आबादी वाला इंडिया चाइना का बड़ा इंपोर्ट पार्टनर नहीं है तो कौन है? इसका जवाब ये है कि चाइना ने इंपोर्ट्स की तरह अपनी एक्सपोर्ट्स को भी डाइवर्सिफाई कर रखा है। इसके बड़े इंपोर्ट पार्टनर्स हैं
यूएसए जो कि ग्लोबल ट्रेड का 16.8% चाइना से खरीदता है। दूसरे नंबर पर हांगकांग है जो 11.2% चाइना से खरीदता है। फिर जापान 5.7%, साउथ कोरिया 4.4%, वियतनाम 3.9%, जर्मनी 3.2% और इंडिया 3%। दिलचस्प बात यह है कि इस लिस्ट में मौजूद ज़्यादातर ममालिक जैसे कि यूएसए, हांगकांग, जापान और वियतनाम वगैरह से चाइना के ताल्लुकात हालिया अरसे में बहुत ख़राब हुए हैं। तो अगर इंडिया इन ममालिक को साथ में लाकर चाइना का बायकॉट करे तो बात बन सकती है, लेकिन इसके लिए इन्हें एक दूसरे की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए भी कोई फ्रेमवर्क देना होगा। बायलैटरल ट्रेड में चाइना इंडिया को मेनली इलेक्ट्रिकल मशीनरी, टेलीविजन्स, मोबाइल फोन्स, रिएक्टर्स और बॉयलर वगैरह बेचता है, जबकि इंडिया चाइना को कॉटन, मिनरल ऑयल, ऑर्गेनिक केमिकल्स और मसाला जात वगैरह एक्सपोर्ट करता है। अब जैसे चाइना ने अपनी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कर रखा है, ऐसे ही इंडिया भी कर सकता है। इंटरेस्टिंगली चाइना के बाद इंडिया की सबसे ज़्यादा ट्रेड यूएसए के साथ है, जिसमें इंडिया को फ़ायदा है। ताहम यूएसए का नुकसान में होने की वजह से इंडिया से ट्रेड डील पर बात चल रही है, जो फ़िलहाल किसी बड़ी पेशरफ की तरफ नहीं बढ़ सकी। मज़ीद ये कि चाइना की निस्बत यूएसए का ज़्यादातर सामान महंगा होता है, जो कि इंडियन मार्केट में ज़्यादा बिक नहीं सकेगा। यूएसए के अलावा इंडिया के बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में यूएई, सऊदी अरब और हांगकांग शामिल हैं। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें चाइना का बड़ा शेयर है और इस शेयर के इंडियन इकोनॉमी पर इम्पैक्ट्स क्या है। इसमें सबसे पहला सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी स्मार्टफोन्स और टेलीविजन वगैरह। इंडिया स्मार्टफोन की दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट है, जिसके पास 40 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स हैं। इस मार्केट में बिकने वाले कुल स्मार्टफोन्स का 33% वो फोन्स हैं जिनकी कीमत 11,000 से 14,000 रुपए के दरमियान थी और इनका एक बड़ा हिस्सा चाइनीज है। कम कीमत में ज़्यादा फीचर्स देने की वजह से चाइनीज़ फ़ोन्स इंडियन मार्केट का करीब 72% कैप्चर करते हैं और इनमें लीडिंग ब्रांड्स शोमी, ओप्पो, रियलमी, रेडमी और हुआवे वगैरह हैं। चूंकि इंडियन मोबाइल मार्केट वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है, लिहाजा डिमांड को पूरा करने के लिए शोमी जैसे लीडिंग चाइनीज़ ब्रांड्स मोबाइल फ़ोन्स को इंडिया में ही असेंबल करते हैं, जिससे लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। ताहम माइक्रो प्रोसेसर और दूसरी एक्सेसरीज जैसी एसेंशियल चिप्स चाइना से ही इंपोर्ट की जाती हैं। बहुत से इंडियन ब्रांड्स भी मार्केट शेयर रखते हैं, ताहम कंपटीशन में इन रहने के लिए ये भी अपना ज़्यादातर कंपोनेंट्स चाइना से ही इंपोर्ट करते हैं। चूँकि इंडिया में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर नहीं बल्कि असेंबल किए जाते हैं, लिहाजा इस इंडस्ट्री में वैल्यू एडिशन सिर्फ 2% है, अगरचे इसको 10% तक लेकर जाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इसके अलावा चाइनीज़ ब्रांड लिनोवो लैपटॉप्स के हवाले से एक मशहूर ब्रांड है, जो कि कम कीमत में अच्छे लैपटॉप्स फराहम करता है और चाइनीज़ टेलीविजन भी कम कीमत की वजह से एक बड़ी मार्केट कैप्चर किए हुए हैं। इन ब्रांड्स के अल्टरनेटिव बहुत महंगे हैं, जिनकी जानिब स्विच करना एक आम इंडियन के लिए आसान नहीं, वो भी मौजूदा सूरत हाल में जब लॉकडाउन के बायस इकोनॉमी शदीद प्रेशर में है। दूसरा सेक्टर है सॉफ्टवेयर, IT सर्विसेज और मोबाइल एप्लीकेशंस। 130 करोड़ की आबादी वाले इंडिया में चाइनीज़ एप्लीकेशंस बहुत मशहूर हैं, ताहम चाइना की सपोर्ट के साथ चलने वाली इंडियन एप्लीकेशंस और स्टार्टअप्स की भी कुछ कमी नहीं। दी हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना इंडिया में टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करने वाला एक बड़ा मुल्क है और बहुत से मशहूर इंडियन स्टार्टअप्स को फंड कर रहा है। इनमें बिग बास्केट, बायजो, डिलीवरी, ड्रीम 11, फ्लिपकार्ट, हाइक, मेक माई ट्रिप, ओला, ओयो, पेटीएम मॉल, स्नैपडील, स्विगी और उड़ान वगैरह शामिल हैं। एक गैर मुल्की थिंक टैंक के मुताबिक चाइना इंडिया के टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टार्टअप्स में $4 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है और इसके इंडियन इकोनॉमी पर गहरे असरात हैं। चाइनीज़ सपोर्ट के बगैर इन स्टार्टअप्स को फंडिंग के लिए गवर्नमेंट की तरफ देखना पड़ता है, जिसमें लंबी कागजी कार्रवाई के बायस 1 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। तीसरा बड़ा सेक्टर अद्वियात की APIs यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं। दी हिंदू बिजनेस लाइन के मुताबिक इंडिया अद्वियात के लिए नहायत ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स का बहुत बड़ा हिस्सा चाइना से इंपोर्ट करता है, जो कि पेंडेमिक जैसी किसी सूरत हाल में इंडियन हेल्थ सेक्टर पर बुरे असरात मुरतब कर सकता है। अगरचे ये APIs इंडिया खुद भी बना सकता है,
ताहम चाइनीज़ एपीआईज़ को उनकी कम कीमत की वजह से इंपोर्ट करने को तरजीह दी जाती है। अभी के लिए इंडिया एपीआईज़ का 70% चाइना से इंपोर्ट करता है और बॉयकॉट की सूरत में इंडियन मेडिसिन इंडस्ट्री पर तबाहकुन असरात पड़ सकते हैं। ये एपीआईज़ इंडिया में बनाने में वक्त लगेगा और दूसरे ममालिक जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स और इटली वगैरह से एपीआईज़ मंगवाने की सूरत में अद्वियात की कीमतें बढ़ जाएंगी और आम आदमी के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। दूसरी तरफ अचानक से लाइफ सेविंग ड्रग्स की अदम दस्तयाबी से बहुत सी जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। चूँकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, लिहाजा प्रोडक्ट्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर हर हुकूमत ने काम किया, मगर किसी वजह से मतलूबा नताइज हासिल न किए जा सके। इन इनिशिएटिव्स में सबसे रिसेंट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है। सितंबर 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बड़े पैमाने पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव दिया, जिसके तहत 3 बुनियादी मकासद तश्कील दिए गए। नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ग्रोथ रेट को 12 to 14% सालाना तक बढ़ाना। नंबर 2, 2022 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मजीद 10 करोड़ नौकरियां पैदा करना। नंबर 3, जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को 16% से बढ़ाकर 25% तक लेके जाना। एक मशहूर इंडियन अखबार दी हिंदू के मुताबिक इस इनिशिएटिव में गवर्नमेंट अभी तक कामयाब रही या नहीं, इसका तयन 3 की फैक्टर्स पर किया जा सकता है, जो हैं इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, यानी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए कितने परसेंट अजाफी इन्वेस्टमेंट मार्केट में आई, आउटपुट ग्रोथ, यानी कितनी इंडस्ट्रीज ने फाइनल प्रोडक्ट्स मार्केट में लाना शुरू की, और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, यानी मजीद कितने फीसद लोग रोजगार से मुंसलिक हुए। इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें मुसलसल कमी देखने को मिली है। ऐसी किसी भी ग्रोथ में प्राइवेट सेक्टर का बड़ा हिस्सा होता है और इसकी ग्रोथ 2013 से 14 में 31.3% थी, जो कि 2017 से 18 में कम होकर 28.6% रह गई है। इसका मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर ने इस सारे अरसे में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय सेविंग्स को तरजीह दी। आउटपुट ग्रोथ की बात करें तो उसकी सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। अगरचे ये ग्रोथ 2 मरतबा डबल डिजिट फिगर में जा चुकी है, ताहम बाकी के तमाम तर अरसा में ये 3% से भी ऊपर ना बढ़ सकी। और तशवीशनाक बात यह है कि कुछ महीनों में ये ग्रोथ 0% से भी गिरकर नेगेटिव में जा चुकी थी, जिसका मतलब था कि बहुत सी इंडस्ट्रीज इस सारे अरसा में बंद भी हुई। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ के हवाले से गवर्नमेंट की जानिब से क्योंकि कोई आदादोशुमार जारी नहीं किए गए, इसलिए इस हवाले से यकीन से कुछ भी कहना मुश्किल है। ताहम अखबार का मानना है कि टैक्सेस बढ़ाए जाते रहने की वजह से इंडस्ट्रीज की जानिब से नई नौकरियों की तादाद कुछ हौसला अफजा नहीं रही। मेक इन इंडिया की नाकामी पर अखबार लिखता है कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव 3 बुनियादी चीज़ों पर प्रॉपरली काम ना करने की वजह से नाकाम हुआ, जिसमें शामिल है नंबर 1, हकीकत के बरक्स बहुत बड़े बड़े मकासद का तयन, जिनको हासिल करना असल कम में बहुत मुश्किल था। नंबर 2, इस इनिशिएटिव में चंद एक बुनियादी सेक्टर्स पर फोकस करने की बजाय एक ही साथ बहुत सारे सेक्टर्स पर काम शुरू कर दिया गया, जिसकी वजह से ये कामयाब ना हो सका। नंबर 3, इनिशिएटिव जिस टाइम पे दिया गया उस टाइम पे ग्लोबल इकोनॉमी, ट्रेड वॉर और दीगर कॉम्प्लिकेशंस की वजह से अनसर्टेनिटी में थी और इन्वेस्टर्स की तरफ से सरमायाकारी बहुत महदूद रही। लेकिन इस सारे अरसे में भी चाइनीज इकोनॉमी ग्रो करती रही, जिसकी वजह वो रिफॉर्म्स थी जो उसने करीबन 30 साल पहले अपने इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में की थी। वो रिफॉर्म्स क्या थी और चाइना इंडिया से आगे कैसे निकल गया, और इंडिया को अगर चाइना को कम्पीट करना है तो वो क्या रिफॉर्म्स करना होंगी, ये एक अलग से बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पर एक डिटेल्ड वीडियो हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे। लेकिन अभी के लिए कुछ अहम पॉइंट्स इंडिया टुडे के आर्टिकल से आपको समझाते हैं। अखबार लिखता है कि 1990 में चाइना की जीडीपी इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी से कम थी और अब 2019 में चाइना की पर कैपिटा जीडीपी इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी से 4.6 गुना ज़्यादा है। इसकी वजह वो रिफॉर्म्स हैं जिनमें हम अपने उस हमसाये से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसमें सबसे पहली रिफॉर्म एग्रीकल्चरल सेक्टर को गवर्नमेंट के हाथों में लेना था, जिसके बाद दूसरी बड़ी रिफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से थी। चाइना अब भी बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है, जो उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से इसने बहुत बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा की हैं, जबकि इंडिया में 50 साल के अरसा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ग्रोथ जीडीपी का 3% थी, जो कि 6.5% होना चाहिए थी। जबकि 2019 में भी इस सेक्टर में 7 से 8% ग्रोथ के लिए आने वाली इन्वेस्टमेंट
मतलूबा इन्वेस्टमेंट से 27% कम थी। तीसरी बड़ी रिफॉर्म चाइना की जानिब से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का बनाया जाना था, जिससे मैन्युफैक्चरिंग को लोकल सतह पर बूस्ट मिला और एक बहुत बड़ी स्किल्ड वर्क फोर्स भी मैसर आई, जिसने बहुत बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया। जबकि इंडिया की जानिब से बनाए गए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में इन चीज़ों का फुकदान था जो चाइना ने अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में दी थी और वो तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी थी। बस यही कुछ प्रायोरिटाइजिंग के मसाइल हैं जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी लोकल मैन्युफैक्चरिंग में चाइना से पीछे रह गई। अगरचे इसके पास एक बहुत बड़ी परचेजिंग पावर है, मगर स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी है। ताहम अब भी इस ख्वाब को हकीकत का रूप दिया जा सकता है, मगर रातों रात ये मुमकिन नहीं और इसमें कुछ साल लगेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि अंधाधुंध चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बायकॉट करने की बजाय उन्हें धीरे धीरे दूसरे मुल्कों के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के साथ रिप्लेस किया जाए, ताकि कंज्यूमिंग एंड पर प्रेशर ना बढ़े। इंडिया को किसी एक मुल्क पर डिपेंडेंट होने की बजाय अपने इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना होगा। गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि वो अपने स्टार्टअप्स जिनकी फंडिंग मंजूर हो चुकी है उन्हें जल्द से जल्द फंड करे, ताकि इस टेक्नोलॉजी सेक्टर में चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके। इसके साथ साथ गवर्नमेंट को स्टार्टअप्स को गाइड या इनको फंड करने वाली फर्म्स और इंडस्ट्रीज़ को टैक्स रिलैक्सेशन जैसे इकदाम से भी एनकरेज करना चाहिए। लोकल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से पॉलिसी देने में जल्दबाजी की बजाय गवर्नमेंट को इसके दायरा कार का बहुत एहतियात और बारीक बीनी से तयन करना होगा और जो सेक्टर्स इकोनॉमी के पिलर्स हैं उन पर पहले काम करना चाहिए। आज इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 131 से इंप्रूव होकर 77 हो चुका है। इसके बावजूद कोरोना वायरस फैलने के बाइस चाइना से दूसरे मुल्कों में शिफ्ट होने वाली 104 कंपनीज में से सिर्फ 3 इंडिया में आई। हालांकि जिन दूसरे मुल्कों में बाकी की कंपनियां शिफ्ट हुई उनसे ज़्यादा सस्ती लेबर इंडिया में है। ऐसा होने की वाहद वजह गवर्नमेंट की बनाई गई पॉलिसीज़ का ऑन द ग्राउंड उस तरीके से इम्प्लीमेंट ना होना है जैसा कि होना चाहिए था। तो गवर्नमेंट को इस तरफ भी तवज्जो देना होगी और इसके साथ वर्क फोर्स को ट्रेन करने के लिए भी इकदाम उठाए जाने चाहिए, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। ऐसी ही कुछ बुनियादी खामियों पर काम करके इंडिया आने वाले कुछ सालों में चाइना पर डिपेंडेंस ना सिर्फ खत्म कर सकता है बल्कि टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन हब भी बन सकता है। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को कंसिस्टेंसी के साथ असल प्रायोरिटीज़ पर काम करना होगा, वरना ऐसी कोई वजह नहीं कि स्पेस में मिशंस भेजने वाला इंडिया मोबाइल फोन्स और दीगर चीज़ों को लोकली मैन्युफैक्चर ना कर सके। तो गाइज, अगर इस वीडियो ने आपकी इन्फॉर्मेशन में कुछ इजाफा किया हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चाहते हैं कि आपकी वजह से दूसरे लोग भी इस टॉपिक को डिटेल में समझ सकें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।